जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी पीटी 2023 के संभव सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह कथन सही है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे संरक्षण प्रदान किया गया। दूसरा कथन है, सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होने का प्रावधान है। यह भी कथन सही है। इस बोर्ड में निदेशकों की संख्या का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, लेकिन सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संविधान में संघ और विभिन्न राज्यों की राजभाषा निर्दिष्ट की गई है। यह कथन गलत है। संविधान के भाग 17 में जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है, उसमें आधिकारिक भाषा से संबंधित है। संविधान में विभिन्न राज्यों की राजभाषा को निर्दिष्ट नहीं किया गया। दूसरा कथन है, संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा का उपयोग संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए। यह भी कथन गलत है। राजभाषा अधिनियम में कहा गया है कि अंग्रेजी का उपयोग संघ और गैर हिंदी राज्यों अर्थात उन राज्यों के बीच संचार के प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए जिन्होंने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं अपनाया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन इसमें गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संविधान के अनुसार केंद्र और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य या सैन्य पदों पर बैठे व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यह कथन सही है। अनुच्छेद 310 के अनुसार रक्षा सेवाओं, केंद्र की सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य या केंद्र के तहत सैन्य पदों पर सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। दूसरा कथन है, संविधान ने सत्यनिष्ठा, दक्षता, अनुशासन, अनामिता, कर्तव्य निष्ठा आदि के लिए लोक सेवाओं के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाया है। यह कथन गलत है। इस प्रावधान के तहत संसद या राज्य विधायिका सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, दक्षता, कर्तव्य आदि के प्रति समर्पण आदि के हितों में लोक सेवकों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, न कि लगाया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के अधिकारों और देनदारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत संघ और राज्य वाद और कार्यवाही के प्रयोजन के लिए कानूनी संस्थाएं हैं। यह कथन सही है। भारत संघ और राज्य मुकदमे और कार्यवाही के प्रयोजन के लिए कानूनी संस्थाएं यानी न्यायिक व्यक्तित्व हैं, न कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के। दूसरा कथन है, भारत में सरकार पर अधिकारियों द्वारा किए गए केवल गैर संप्रभु कार्यों के संदर्भ में किए गए अपकृत्यों के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है। यह कथन गलत है। कॉमन कॉज केस में अदालत ने माना कि P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी मामले में निर्धारित राज्य देयता का नियम बहुत ही खराब है। राज्य को अपने कर्मचारियों के लिए यातनापूर्ण कृत्यों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, चाहे संप्रभु या गैर संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करके किया गया हो। अंत में अदालत ने कहा कि एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में कस्तूरीलाल मामले की प्रभावकारी प्राप्त हो गई है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया है। ये कथन सही है। 2008 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया। किसी राज्य के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद अधिसूचना जारी करता है। दूसरा कथन है, एंग्लो इंडियन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पिता का कोई पूर्वज यूरोपीय मूल का है या थे। ये भी कथन सही है। एससी, एसटी और ओबीसी के मामले के विपरीत संविधान ने एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को परिभाषित किया है। तदनुसार एंग्लो इंडियन का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पिता या पूर्वजों में से कोई भी यूरोपीय मूल का एक है या था, लेकिन जो भारत के क्षेत्र के भीतर निवासी है या इस क्षेत्र के भीतर पैदा हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। ये कथन सही है। एपिलेप्सी, जिसे मिर्गी भी कहा जाता है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इसमें मस्तिष्क की गतिविधियां असामान्य हो जाती हैं, जिससे दौरे या असामान्य व्यवहार, संवेदनाएं और कभी-कभी अभिज्ञता संबंधी हानि भी होती है। दूसरा कथन है, मिर्गी केवल पुरुष वयस्क आबादी को प्रभावित करती है। ये कथन गलत है। कोई भी व्यक्ति मिर्गी रोग से ग्रस्त हो सकता है, लेकिन यह छोटे बच्चे और बड़े वयस्कों में अधिक होता है। ये आम बात है। यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों में थोड़ा अधिक दिखाई जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सिर्फ पहला कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह सभी खाद्य और तिलहन फसलों के खराब होने के स्थिति में व्यापक बीमा कवर करती है। ये कथन सही है। इस बीमा योजना का उद्देश्य फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना, ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके। ये सभी खाद्य और तिलहन फसलों तथा वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलें जिनके लिए पिछले उपज के आंकड़े उपलब्ध हों। दूसरा कथन है, इसमें किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियर का भुगतान करने का प्रावधान है। यह भी कथन सही है। इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा या किस्त खरीफ की सभी फसलों के लिए 2% और सभी रबी की फसलों के लिए 1.5% है। वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा किस्त 5% है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में मुक्ति संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गोवा फ्रांसीसी शासन के अधीन एक उपनिवेश था। ये कथन गलत है। वर्ष 1510 में गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश बन गया, जब एडमिरल अल्फांसो द अल्बुकर्क ने जियापुर में सुल्तान के यूसुफ आदिल शाह की सेना को हराया तब। दूसरा कथन है, वर्ष 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के कई वर्षों बाद गोवा स्वतंत्र हुआ। यह भी कथन सही है। वर्ष 1961 में पुर्तगालियों के साथ राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर को दमन और दीव तथा गोवा के भारतीय मुख्य भूमि के साथ मिलाया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मेटा मटेरियल्स प्राकृतिक के रूप में पाए जाने वाला पदार्थ है जो आमतौर पर गहरे महासागरों में पाए जाते हैं। ये कथन गलत है। ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोगों द्वारा निर्मित होते हैं।
दूसरा कथन है ओरिगामी मेटामटेरियल्स पेपर फोल्डिंग की जापानी कला पर आधारित है। ये कथन सही है। इसमें पेपर फोल्डिंग ओरिगामी जिसे कहते हैं कि जापानी कला का उपयोग किया जाता है और वांछित गुण प्राप्त करने हेतु इसे मोड़ा जाता है। तीसरा कथन है तनाव की स्थिति में भी ओरिगामी मेटामटेरियल्स पाइसन अनुपात का निरंतर मूल्य प्रदर्शित करती है। यह भी कथन सही है। शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामटेरियल्स की एक विशेष श्रेणी विकसित की है जो तनाव की स्थिति में भी पाइसन अनुपात का निरंतर मूल्य प्रदर्शित करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह कार्यक्रम वित्त वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए शुरू किया गया है। ये कथन सही है। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणा के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। दूसरा कथन यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के साथ संरेखित करने हेतु वयस्क शिक्षा के लिए सभी पहलुओं को शामिल करता है। यह भी कथन सही है। और तीसरा कथन है इस कार्यक्रम का उद्देश्य वयस्क आबादी को केवल मूलभूत साक्षरता और अंकगणित का शिक्षा प्रदान करना है। यह कथन गलत है। इस कर्तव्य का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और अंकगणित की शिक्षा प्रदान करना है बल्कि उन अन्य घटकों को भी शामिल करता है जो 21वीं सदी में नागरिकों के लिए आवश्यक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 1 और 2। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।